दोस्तों, अनादिकाल से पुरुष की प्रधानता के संबंध में हाल ही जब एक वीडियो बनाया तो मेरे पत्रकार साथी श्री बलजीत सिंह ने इस ओर ध्यान आकर्षित किया कि भले ही पुरुष प्रधान है, मगर महिला को प्रकृति ने अतिरिक्त शक्तियां दी हैं जो कि पुरुष में नहीं है। उस लिहाज से स्त्री विशिष्ट है। उस पहलू पर भी आपको प्रकाश डालना चाहिए। उनकी बात में दम है। उन्हीं की प्रेरणा से यह वीडियो बनाया है। आपकी नजर पेश है। यह बात सही है कि पुरुष प्रधान समाज ने हर लिहाज से महिला को दूसरे दर्जे पर मान रखा है, मगर उसके भीतर की जो जीवनी शक्ति है वह उसे पुरुष की तुलना में पहला दर्जा प्रदान करती है। पुरुष कभी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। आगे होने का तो सवाल ही नहीं उठता। रहा सवाल पुरुष की प्रधानता का, तो उसकी वजह है जब भी कोई दो वस्तुएं होंगी तो उनको गिनते समय कोई एक पहले और दूसरी बाद में गिनी जाएगी। दोनों को एक साथ गिनने का तो कोई उपाय ही नहीं है। क्योंकि पुरुष प्रत्यक्षतः अपेक्षाकृत अधिक बलवान है, इस कारण उसकी गिनती पहले स्थान पर हो गई। सच यह है कि पुरुष का शक्तिवान होना मुखर है, मगर स्त्री में जो शक्ति है वह अंतर्मुखी है। दिखती भले न हो, मगर होती जरूर है। माना जाता है कि स्त्री की छठी इंद्री पुरुष की तुलना में अधिक सक्रिय होती है। उसे पुरुष के मुखमंडल की रेखाएं देखने मात्र से, देखने के ढंग से, भाव भंगिमा से, बात करने के तरीके से पता लग जाता है कि सामने वाले की मंशा क्या है। क्योंकि उसमें पुरुष की तुलना में अधिक सहनशीलता होती है, इस कारण मानसिक रूप से वह अधिक प्रबल होती है, कष्टों को आसानी से झेल जाती है। उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक होती है, जिजीविषा भी अधिक होती है। यही वजह है कि दुनिया में विद्रोह की तुलना में विधवाओं की संख्या अधिक है। पुरुष की तुलना में वह लंबा जी लेती है। वह पुरुष की तुलना में अधिक आध्यात्मिक भी होती है। सच तो यह है कि संस्कृति की वास्तविक संवाहक स्त्री ही है। आज अगर हमारी सांस्कृतिक परंपराएं, त्योहार, व्रत इत्यादि जीवित हैं तो उसकी एकमात्र वजह स्त्री है। ऐसी मान्यता है कि स्त्री पुरुषों की तुलना में अधिक ईमानदार होती है। इसी कारण नौकरी में उसे प्राथमिकता मिलती है। पुरुष कितना ही बहादुर क्यों न हो, मगर जब वह जीवन के संघर्ष में टूटता है तो स्त्री ही उसका सहारा बनती है। बहरहाल, इन सब क्षमताओं के बाद भी पुरुष प्रधान है। पुरुष से बराबरी का जो आंदोलन है वह इस कारण उपजा क्योंकि पुरुष ने प्रधानता का बेजा फायदा उठाकर महिला का जमकर दमन करना शुरू कर दिया। वह सहन करती गई, लेकिन आखिरकार महिला को मुट्ठी तानने की जरूरत करनी पड़ी। बेशक कानून के जरिए और सामाजिक आंदोलन की वजह से अब उसे बराबरी के अवसर मिलने लगे हैं, मगर वह भी जानती है कि नैसर्गिक रूप से बराबरी हो नहीं पाएगी। इस बारे में एक जगह ओशो ने कहा है कि बराबरी के प्रयास में उसकी मौलिकता खोने का खतरा है। अगर बराबरी पर आ भी गई तो भी ओरिजिनल तो नहीं होगी, कॉपी तो कॉपी ही रहेगी। मूलतः दोनों के बीच बराबरी की सोच ही गलत है। दोनों भिन्न हैं, बराबर हो ही नहीं सकते। बराबर करने की कोशिश भी बेमानी है। दोनों अपने आप में विशिष्ट हैं, मगर अधूरे हैं। वस्तुतः वे एक इकाई के आधे आधे हिस्से हैं, मिलने पर पूरे होते हैं। अर्धनारीश्वर की कल्पना का आधार भी यही है। जैसे एक बॉल को आधा आधा काट दिया जाए तो दोनों आधे आधे हिस्से अपने आप में अधूरे रहेंगे। जब दोनों को मिला दिया जाता है तो पूरी बॉल बन जाती है। प्रसंगवश यहाँ चाणक्य के उस श्लोक पर भी नजर डाल लें जिसमें स्त्री के गुणों की जानकारी दी गई है। श्लोक है, स्त्रीणाम द्विगुण आहारो लज्जा चापि चतुर्गुणा साहसम षड्गुणम चौव कामश्चाष्ट गुण स्मृत है। अर्थात महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा दोगुना खाना खा सकती हैं। पुरुषों के मुकाबले उन्हें ज्यादा भूख लगती है। महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा 4 गुना अधिक शर्मीली होती हैं। शास्त्रों में भी लज्जा को स्त्री का गहना माना गया है। महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा 6 गुना अधिक सहनशील होती हैं। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा काम वासना 8 गुना अधिक होती है। कदाचित यही उसकी जीवनी शक्ति का राज है। कुल जमा बात यह है कि प्रकृति सदैव संतुलन करती है। अगर किसी मामले में
पुरुष को अधिक बलवान बनाया है तो किसी मामले में महिला को अधिक शक्तिवान किया है।